नजर हमारी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वक्त हो गया है अब देश की 4 बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल करने का। मुंबई में आपको बताते हैं, मुंबई में इंडिया की बैठक की तारीख सामने आ गई है और इसी से जुड़ा सवाल यहां यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडिया में राहुल गांधी का योग बनेगा, इस पर बात होगी। आज की दूसरी बड़ी खबर भी जल्दी से आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश से है ये, जहां पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कमलनाथ से मुलाकात करके सियासत में सवालों की झड़ी लगा दी है। और तीसरी बड़ी खबर राजस्थान से होगी, जहां सड़क पर बड़ी संख्या में मुसलमान आखिर क्यों उतर आए, ये एक बड़ा सवाल है। चौथी बड़ी खबर ज्ञानवापी सर्वे पर होगी, जहां जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिशूल, शंख, कलश, आखिर इन सब का सच है क्या। तो ये 4 बड़ी खबरें और इन चारों बड़ी खबरों पर देश के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त तैनात हैं। हमारे साथ जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र से हम जानेंगे कि राहुल की सदस्यता बहाली का इंडिया में कितना फायदा होगा। ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम ये समझेंगे कि बाबा और कमलनाथ की मुलाकात के मध्य प्रदेश में किस तरह के सियासी मायने हैं। मनीष शर्मा राजस्थान में हुए लेटेस्ट घमासान की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो हमसे शेयर करेंगे। और वीरेश पांडे वाराणसी में है, सर्वे की सच्चाई पर पुख्ता खबर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ खबरों की नब्ज समझने वाले 4 जाने माने जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी जी हमारे साथ हैं, राहुल के फ्यूचर पर उनसे बात होगी, सवाल करेंगे। गौतम लाहिड़ी से मध्य प्रदेश की सियासत पर बात होगी। राकेश शुक्ला जी से राजस्थान में नई रंजिश पर सवाल करेंगे। और अभय दुबे भी हैं हमारे साथ, जिनसे हम समझेंगे कि ज्ञानवापी के सर्वे पर आखिर ये जुबानी आर पार क्यों हो रही है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। अधीर रंजन ने स्पीकर से मिलने का समय मांगा है। तत्काल राहुल की सदस्यता बहाल करने की मांग करी गई है। तो यह बड़ी खबर है, राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने के लिए ये वो चिट्ठी जो इस वक्त आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है, इसी चिट्ठी के माध्यम से स्पीकर से समय अधीर रंजन चौधरी ने मांगा है ताकि वो उनसे मुलाकात कर सकें। और ये चिट्ठी लिखी है उसी बाबत जिसमें राहुल की सदस्यता बहाल करने की मांग कही गई है। और अब आपको कुछ जरूरी बातें इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम राहत, कब कहां बयान दिया, आप जल्दी से देखिए। 13 अप्रैल 2019 कोलार कर्नाटक में सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे, इसी पर बयान पर जो है वो पूरा उनकी मुश्किलें बढ़ी थी। 16 अप्रैल 2019 सूरत सेशंस कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 23 मार्च 2023 की तारीख जब दोषी करार दिए गए और 2 साल की सजा राहुल गांधी को यहां सुनाई गई थी। इसके बाद 24 मार्च 2023 में लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट से झटका 7 जुलाई 2023 में लगा जब सजा से रोक पर इनकार कर दिया गया। 15 जुलाई की वो तारीख जब याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था इसे लेकर। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई, राहुल की याचिका पर पहली सुनवाई हुई थी इस दिन। अगली तारीख जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 अगस्त, राहुल की याचिका पर दूसरी बार इस दौरान सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा, 4 अगस्त, राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई और यही राहुल गांधी के लिए राहत थी। लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द स्पीकर से मिलकर उनकी सदस्यता को बहाल कर लिया जाए। इससे जुड़ा और क्या अपडेट है, सीधे रुक करते हैं जैनेंद्र का। जैनेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी प्लीज आप एक बार अपना सवाल दोहराइए। जैनेंद्र, चिट्ठी लिखी गई है, अधीर रंजन चौधरी समय मांग रहे हैं, क्या कुछ और की जा रही है इससे जुड़ी हुई कोशिशें, पूरी डिटेल बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की जो याचिका थी उस पर उन्हें जीत मिल गई, राहत मिल गई उन्हें, और इसके बाद नियमतः
लोकसभा सदस्यता जो उनकी रद्द कर दी गई थी 2 सालों की सजा के बाद, चूंकि दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, इसके बाद नियमतः लोकसभा की सदस्यता उनकी जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि लोकसभा सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो जाए। कांग्रेस ये दलील दे रही है कि जब 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, उसके 24 घंटे के अंदर 24 मार्च को ही उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो अब जबकि उन्हें राहत मिल चुकी है, दोष सिद्धि पर रोक लग चुकी है, तो 24 घंटे में ही उनकी सदस्यता बहाल हो जाए। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति यह है कि अगले हफ्ते लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी उसमें भाग लें, और चूंकि अब तक 24 घंटे हो चुके हैं, उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हुई है, ऐसे में कांग्रेस लगातार बयान दे रही है कि राहुल गांधी को किस तरह पहले निशाना बनाया गया, और जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जीत मिल गई है फिर भी उनकी सदस्यता जो है वो बहाल नहीं हो रही है। और इसी सिलसिले में अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से कल बात भी की थी, आज उन्हें चिट्ठी लिखी है। देखना यही है कि सोमवार को जब लोकसभा अगले हफ्ते आखिरी हफ्ता मानसून सत्र का पहले दिन की कामकाज शुरू होगा, तब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है या नहीं, देखना होगा अगले हफ्ते इस पर क्या होता। रहिएगा आप मेरे साथ। राखी जी, इस पर मैं आपसे सवाल करती हूं और आपसे समझना चाहती हूं कि आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि अब राहुल का फ्यूचर क्या होगा, और ये रणनीति कांग्रेस की जो आप यहां पर जिसका जिक्र जनेंद्र कर रहे थे, उसे कैसे देख रही हैं? देखिए, ये तो तय ही है कि सदस्यता बहाल होगी, लेकिन इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे की बात है या कितने दिनों की बात है। और जहां तक प्रोसेस की बात है, तो ये जो पेपर्स हैं, कोर्ट के पेपर्स, वो पहले लोकसभा में जाते हैं। स्पीकर से अनुमति मांग रहे हैं अधीर रंजन मिलने की, लेकिन उसके अलावा जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है वो इन पेपर्स की जांच करेगा, और उस जांच करके उस पूरे तथ्य को देखेगा। उसके बाद ही उनकी सदस्यता के लिए जो अनुमति या जो रिटन ऑर्डर होगा वो फिर वहां से आएगा। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये हम अभी नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा। ज़रूर कांग्रेस पार्टी और INDA ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी सदस्यता बहाल हो। हम जैसा कि जानते हैं, जैन कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, उसके अलावा मणिपुर पे भी चर्चा है। तो इन सब को देखते हुए ऑफकोर्स ये माना जाएगा कि उनकी जल्दी से जल्दी सदस्यता बहाल हो। लेकिन मैं थोड़ा एक लाइन और बोलना चाहूंगी, अब इस कमिंग वीक में क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है राखी जी, आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, बात यहां पर हो रही है राहुल गांधी की, और राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ एक वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या राहुल को देश का सूरज बनना है। कांग्रेस ने ये वीडियो इसीलिए रिलीज किया है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जितना जलना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो देखा आपने ये वीडियो जो कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ है। गौतम लाइडी जी, आपको मैं लाना चाहती हूं, और मेरा सवाल होगा कि राहुल गांधी को राहत के तौर पर आप देखिए कितना उत्सुक कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो जो अलायंस है इंडिया, वहां पर भी उनकी भूमिका बदलने जा रही है क्या आगे? राहुल का भूमिका वो अलायंस, इंडिया अलायंस में बदल जाएगा कि नहीं, ये बात तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही साफ कर दिया था कि हम कोई पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो 11 लीडर का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने जा रहे हैं, उसमें जरूर राहुल गांधी का अहम भूमिका रहेगा। उसमें देखना है कि उसका कोऑर्डिनेटर कौन बनता है। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद कांग्रेस में एक जान आई है नया, और ख़ास तौर पे राहुल गांधी का एक नया रिकॉग्निशन भी हुई है। खास तौर पे जो अलायंस पार्टनर है उनका, वो सब अभी पहली बार, जो पहले बात नहीं करते थे, दूसरे तरफ देखते थे राहुल के बारे में, जैसे आप ममता बनर्जी है, उन्होंने कल जैसे उसको अभिनंदन किया और कहा कि इंडिया का बल मिलेगा राहुल गांधी का वापसी में। तो इसलिए निश्चित तौर पे थोड़ा इंडिया जो अलायंस है उसके लिए राहुल गांधी का ये एक बड़ा मुद्दा है। ये निश्चित तौर पे राजनीतिक रूप में कांग्रेस को थोड़ा बल देगा और अलायंस को मजबूत करने में कामयाब हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इंडिया से जुड़ी हुई आ रही है, और अगली बैठक की तारीख से पर्दा उठ गया है।
विपक्ष का मोर्चा इंडिया, जिसकी अगली तारीख जो है वो सामने आ चुकी है। 31 अगस्त से 1 सितंबर बैठक होगी और मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक होने जा रही है। शिवसेना की उद्धव गुट वहां इसकी मेजबानी करेगा। तो मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में मीटिंग होगी अगली इंडिया की, जिस पर 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मंथन होगा। उस बैठक में शिवसेना की उद्धव गुट इसकी मेजबानी करने जा रही है। तो अगली जो जगह है वो तो देखिए पहले ही तय हो गई थी और अब तारीख भी सामने आ चुकी है। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक बैठक होने जा रही है। और बेंगलुरु के बाद इंडिया की मीटिंग, इंडिया समिट, ये मुंबई में होगा 31 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और इस मीटिंग का आयोजन यानी होस्ट उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना करेगी। हमारे साथ हमारे साथी कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। और हमने तय किया 31 अगस्त और 1 तारीख को इंडिया समिट होगा मुंबई के ग्रैंड हाइट होटल में। तो सुना आपने, देखिए मेजबानी की तैयारी पूरी है और अब आपको लिए चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, तारीख तय हो गई है, लेकिन अब इस मीटिंग में मुंबई में क्या तय करेगा विपक्ष का मोर्चा? देखिए, मुंबई मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि इस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, यानी कि चेयरपर्सन कौन होगा और कन्वीनर कौन होगा। पिछली बैठक में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से बेंगलुरु में पूछा गया कि इस इंडिया नाम तो आपने बड़ा अच्छा रखा है, लेकिन इसकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी, तो उन्होंने साफ कहा था कि अगली मीटिंग मुंबई में होगी और उसमें हम इस बात का फैसला करेंगे। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं रहने वाला। नीतीश कुमार जो हैं वो सूत्रों के मुताबिक चाहते हैं कि वो अगुवाई करें, लेकिन वो एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से किया जाए। तो इस वजह से देखना है कि कैसे ये पेंच सुलझता है। लेकिन मुंबई में इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन के नाम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा एक कन्वीनर का बनाया जा सकता है और इसके साथ ही गठबंधन के कामकाज को लेकर के एक सचिवालय और इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 10 से ज्यादा लोगों की होगी। इन तमाम चीजों का ऐलान हो सकता है और सबसे जो अहम है इस गठबंधन के मद्देनजर सीट शेयरिंग, इसको लेकर के बात एक कदम और आगे बढ़ सकती है। देखना होगा। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्या ये दोनों ही बातें तय हो पाएंगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं। मुंबई में ट्रेन गोलीकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोग। ट्रेन में असगर की हत्या के खिलाफ आक्रोश, आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांग्रेस एमएलए रफीक खान ने यहां आकर ज्ञापन लिया इस हुजूम से, जो लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा था। 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग इन्होंने की है। 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो सीएम का घेराव भी करेंगे, ऐसी भी चेतावनी दी गई है। अल्टीमेटम जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त थी, आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या की थी, जिसका विरोध कर रहे थे ये सभी। देखिए जरा आप इन तस्वीरों को कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा और ये मांग कर रहे हैं मुआवजे की, और मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की जो राशि है वो और एक सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। 7 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया है और ये कहा है कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फिर मुख्यमंत्री का घेराव करने की भी तैयारी है। जयपुर में आप देखिए जरा असगर अली की हत्या पर किस तरीके से इन लोगों का आक्रोश उमड़ पड़ा और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर जुटकर इसका विरोध किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस के एमएलए हैं रफीक खान, वो यहां पहुंचे और इन लोगों से ज्ञापन उन्होंने लिया, जिसके बाद 7 दिन का वक्त देकर ये लोग यहां से चले गए और इन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो फिर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और क्या इस पर हमारे पास जानकारी है, सीधे मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ के उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, वजह क्या रही, इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, क्या कुछ और जानकारी है इससे जुड़ी हुई? शिरीन, जैसा आपने बताया, असगर अली जो कि एक हादसा जिसको हम कहें ट्रेन में जो गोलीबारी हुई थी उसमें उसकी मौत हुई थी। असगर अली के परिवार में 4 बच्चे और बेवा हैं। तो ये तमाम लोग कल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जब नमाज पढ़कर बाहर निकले तो इन्होंने असगर अली के परिवार को राहत दिलाने के नाम पर ये प्रदर्शन किया। इसमें भट्टा बस्ती इलाके के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे वो इसमें शामिल हुए।
ये विरोध प्रदर्शन केवल राजस्थान सरकार नहीं बल्कि इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, क्योंकि मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है। खुद प्रदर्शनकारी और आयोजकों ने माना कि उनकी मांगे रेलवे से भी है और राजस्थान सरकार से भी। वो चाहते हैं कि असगर अली के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी राजस्थान सरकार दे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार दे, इसके अलावा रेलवे जो है वो उचित मुआवजा दे, रहने का इंतजाम करे। तो ये वो तमाम मांगे हैं जिन्हें दोनों सरकारों से किया जा रहा है। 7 दिन का अल्टीमेटम जैसा आपने बताया उसे लेकर इन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि 7 दिन बाद यानी अगले जुम्मे को जब नमाज होगी उसके बाद अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल, और यही अल्टीमेटम दिया गया इनकी तरफ से। राकेश शुक्ला जी आपसे बात करना चाहते हैं ये तस्वीर, क्योंकि इस तस्वीर में जिस तरीके का हुजूम लोगों का दिखाई दे रहा है, मुस्लिम समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर जुटे थे, क्या कहती है सर ये तस्वीर आपके नजरिए से? ये विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि शक्ति प्रदर्शन है, और जितनी ऊर्जा इस भीड़ को एकत्र करने में लगाई गई उतनी ऊर्जा धनराशि एकत्र करके उस पीड़ित परिवार को दी जाती तो उसका जीवन संवर जाता। आप याद करिए कि रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है और इस भीड़ की तरफ से कहा गया है कि असगर के परिवार को नौकरी दी जाए। असगर मुंबई के मस्जिद में सफाई का काम करते थे। क्या ये समाज चाहता है कि असगर का परिवार जीवन भर सफाई कर्मी रहे, वह स्वावलंबी न बने? इसी समाज की तरफ से किसी का सर कलम करने के लिए करोड़ों रुपए देने की घोषणा की जाती है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए समाज को आगे आना चाहिए, धनराशि एकत्र करनी चाहिए और उस समाज को मदद की जानी चाहिए। ये प्रदर्शन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये भीड़ इसलिए एकत्र की गई है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि नूह की घटना के बाद हम में इतनी एकजुटता है, इतनी ताकत, उसमें हथियार बनाया गया है असगर को। दुबे जी आपको भी लगता है शक्ति प्रदर्शन ज्यादा और ये एक मैसेज छिपा हुआ है इसके पीछे? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी अभय दुबे जी, अभय दुबे। देखिए, मेरा मानना इसमें कुछ और है। मेरा कहना है कि जो रेल में हत्याएं हुई वो एक राजनीतिक बहस की वजह से हुई, और उस हत्या करके जो वक्तव्य दिया गया वो भी एक राजनीतिक वक्तव्य था, और हम सब लोगों ने उस वक्तव्य सुना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और मुसलमानों की अगर हत्या होती है, मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम होता है, तो उसके निपटारे और राहत की जिम्मेदारी केवल मुस्लिम समुदाय की नहीं है, ये पूरे भारतीय समाज की जिम्मेदारी है। और सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, वो सरकारें भारतीय समाज की नुमाइंदगी करती हैं, और उन सब सरकारों को और सारे भारतीय समाज को आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस बेदर्दी के साथ हत्या हुई है वो दिल दहला देने वाला मामला है। अगर इसी तरीके से लोग विक्षिप्त होते रहे और राजनीतिक प्रचार के दबाव में आकर इसी तरीके से समाज में सड़क पर जगह जगह हत्याएं करनी शुरू कर दी, तो भारत में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। देखिए, ये सब काम केवल ये नहीं है कि मुसलमान समाज ही ऐसा करे। अगर कोई व्यक्ति सर कलम करने के लिए 1 करोड़ का कहता है करेंगे, तो उसका प्रतिकार मुसलमान समाज की जिम्मेदारी नहीं, वो कानून व्यवस्था का मामला है। वो कानून व्यवस्था को उसे पकड़ना चाहिए। और मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म होता है तो हमारे आपकी, जैसे मैं मुस्लिम समाज से नहीं आता हूं, मैं हिंदू समाज से आता हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अगर कोई राहत का प्रस्ताव आता है तो मैं उस राहत के प्रस्ताव में अपना हाथ डालूं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब आगे भी आपसे इस पर बात होगी, लेकिन जिस तरीके से देखिए ये एक मैसेज दे रही है, और जहां यहाँ पर राकेश जी भी यही कह रहे थे कि ये शक्ति प्रदर्शन कहीं ज्यादा है और इसके पीछे एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि हम देखिए एकजुट हैं इतनी बड़ी संख्या में। बहरहाल खबरें आगे भी जारी हैं, और ज्ञानवापी को लेकर क्या बड़ी खबर है, साथ ही मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे तो फिर इन दोनों खबरों से जुड़ी हुई एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब बात कर लेते हैं वाराणसी में हो रहे सर्वे की। ज्ञानवापी परिसर में आज दूसरे राउंड का सर्वे पूरा कर लिया गया है। एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी के तहखाने के भीतर जाकर सर्वे किया। तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है। मूर्ति पर कुछ कलाकृतियां हैं। हिंदू पक्ष का यह दावा है। मूर्ति के कालखंड का पता भी लगाया जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। ज्ञानवापी के तहखाने पर एक और बड़ी खबर, मूर्ति के अलावा 2 फीट का त्रिशूल मिला है। ज्ञानवापी के तहखाने में 5 कलश भी पाए गए हैं। तहखाने की दीवारों पर कमल के निशान वहां मिले हैं। तो ये ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां देखिए किस तरीके से अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सर्वे में कुछ और चीजें जो निकलकर सामने आई, मूर्ति के अलावा 2 फीट का त्रिशूल और 5 कलश भी मिले हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, सर्वे दूसरा दिन, क्या कुछ और खास रहा आज?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधीर त्रिपाठी जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और साथ ही साथ सीता साहू जो हिंदू वादिनी है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज से कहा कि जब तहखाने का सर्वे हो रहा था तो स्वास्तिक मिले, मंगल मिला, साथ ही साथ आला मिला और कलश मिला, त्रिशूल 2 फीट का मिला, साथ ही साथ जो दीवारें हैं उस पर जो आकृतियां हैं जो उकेरी गई हैं उस पर ईश्वर शिव पार्वती की जो मूर्तियां हैं वो खंडित मूर्तियां भी मिली, उकेरी हुई कलाकृतियां भी मिली। तो हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी कलाकृतियां, चिन्ह और प्रतीक मिले और जो सर्वे चल रहा था सेकेंड राउंड का वो कुछ देर में समाप्त होने वाला है। इसी वजह से आप यहां देख रही हैं कि हलचल बढ़ी हुई है। लेकिन तहखाने को लेकर उत्सुकता थी, जो राज था, जो रहस्य था, क्योंकि तहखाने जो पश्चिमी दीवार से सटा हुआ है उसका सबसे ज्यादा महत्व है। और जो एएसआई सर्वे के दरमियान लगभग 25 सदस्य केवल और केवल पश्चिमी दीवार के सर्वे में लगाए गए थे और जो सर्वे हुआ है वो बड़े विस्तार से हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से हुआ है और उसमें जो निकला हुआ तथ्य और फैक्ट है वो हिंदू पक्ष में जाता है। ऐसा दावा हिंदू पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष के वादिनी ने किया है एबीपी न्यूज से ऑन रिकॉर्ड। ठीक है वीरेश, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरीके से देखिए अब तहखाने का जब ताला खुला है तो कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन एक बड़ी खबर भी आपको इससे जुड़ी बता देते हैं। ज्ञानवापी का सर्वे दूसरा दिन, जैसा वीरेश बता रहे हैं, खत्म होने वाला है, लेकिन इसको लेकर आर पार की जुबानी जंग भी लगातार जारी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान जिसमें कह रहे हैं कि कहीं दूसरी बाबरी ना हो जाए। एएसआई रिपोर्ट के बाद बीजेपी आरएसएस नैरेटिव सेट करेंगे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए, खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाए। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करेंगे, एएसआई रिपोर्ट सामने आने दीजिए। राखी जी आपको लाती हूं यहां पर, मतलब ये तो सच सामने आएगा ना, ये नैरेटिव सेट करने की बात कहां से आ गई? बट मैं उस एक दूसरे डायमेंशन को लाऊंगी और वो है कि साइंटिफिक सर्वे जो है वो साइंटिफिक सर्वे के आधार पर किया जाए। तो ये तथ्य भी हमें सामने लाने होंगे कि किस तरह से सर्वे किया जा रहा है, किस तरह के फैक्ट्स को लाया जाएगा, क्योंकि अब वहां पर एएसआई के ऑफिशियल्स भी मौजूद है और लीगल टीम भी वहां पर मौजूद है। तो इन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा कि किस तरह से सभी चीजों को एक मैक्रो लेवल पर देखते हुए ही आगे जाया जाए। ये बात सही है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी ये बता रहे हैं कि किस तरह के साक्ष्य वहां से मिले हैं, लेकिन इन सब की जांच और इसकी विवेचना होगी। ठीक है गौतम लाहिड़ी जी, ये सर्वे है, सर्वे होने दीजिए। इस पर ये इस तरह की जुबानी जंग का क्या मतलब है? ये तो देखिए इस तरह का मसला जैसे आएगा देश में तो असदुद्दीन ओवैसी टाइप लोगों को फायदा है, इनको ध्रुवीकरण के लिए दूसरी तरफ से भी होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का शायद इसका फाइनल डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, क्योंकि उनका आदेश पर ये सर्वे शुरू हुई है। तो इसलिए कोई फाइनल राय तो उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा सावधानी से उसको सर्वे करना है। ऐसे नहीं है कि जो मिल रहा है उसी से ही कोई सबूत है, ऐसे कोई फाइनल राय तो अभी देने का संभव नहीं है। सर, वो तो खैर वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा फाइनली इसको जांच करके। इसलिए अभी इसको इंतजार करना है, अपेक्षा कर, इस पे ज्यादा भड़काऊ वाली भाषण नहीं होना चाहिए। वही तो सवाल है ना अभय दुबे जी, सवाल तो वही है ना कि ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन ये सर्वे और सर्वे की जो निकलकर चीजें सामने आ रही हैं वो एक तरीके से साक्ष्य के तौर पर देखी जा रही है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि अभी आरएसएस और बीजेपी वाले इस पे एक नैरेटिव सेट करेंगे, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं उनसे कि वो उन्हें ऐसी इजाजत क्यों दे रहे हैं? वो इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं कि उनको ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत पड़े? होना ये चाहिए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर वो अपने आप को उत्पीड़ित महसूस करता है इस सवाल पे, तो उसे सरकार से अपील करनी चाहिए कि बजाय इसके कि हिंदू बनाम मुस्लिम पक्ष हो, दो पक्षों और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, सरकार को ये मसला अपने हाथ में ले लेना चाहिए और न केवल ज्ञानव्यापी का मसला हाथ में ले लेना चाहिए, वरन इस ऐसे ही बहुत सारे जो ऐतिहासिक रूप से विवादित स्थल हैं जो हिंदुस्तान में बहुत से हैं, उनके लिए भी एक नजीर बन जाएगी और उन मसलों के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति करना तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होगी उन मसलों के ऊपर
एक निर्णय देना, पुरातत्व विभाग को सक्रिय करना, अदालत से आदेश निकलवाना, ये सब सरकार, ये वर्सेस स्टेट हो जाना चाहिए बजाय इसके कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो ये समस्या यहाँ से निकलकर बाकी जगहों पर भी हल हो जाएगी। लेकिन ये होगा क्या, ये समस्या का समाधान ऐसा हो सकता है क्या? ये तभी होगा जबकि इस तरह की बात राजनीतिक पक्ष की तरफ से हो। ठीक उसमें ओवैसी साहब को सबसे पहले पहलकदमी करके ये बात करनी चाहिए, अगर वो अपने आप को पीड़ित पक्ष महसूस कर रहे हैं तो। ठीक है राकेश जी। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब का, जैसे सब लोगों ने कहा, एकदम सही है कि उनका तो एजेंडा ही है कि किसी भी तरह से अपने को एक सेट करके चलना है मुस्लिम हितैषी का। लेकिन जहाँ तक सवाल ज्ञान व्यापी का है, 1726 में यदि ब्रिटिश गवर्नर की तरफ से अड़ंगा नहीं लगाया गया होता तो आज हम इस विषय पे बहस नहीं कर रहे होते। लेकिन जब ASI की तरफ से जाँच हो रही है तो हमें लगता है सबको, सभी पक्षों को उस जाँच प्रक्रिया के होने तक, उसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। और उसमें यदि उनको लगता है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है तो फिर से उस जांच के लिए बात की जानी चाहिए, ना कि किसी तरह का उद्वेलित करने वाली बात सामने रखी जानी चाहिए। जहां तक अभय जी ने कहा कि सभी मंदिर या धर्म स्थलों का अधिग्रहण कर लिया जाए, मुझे नहीं लगता कि भारत का नागरिक या धर्म स्थल या धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस काम के लिए सहमत होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। कोई भी सरकारीकरण करने के पक्ष में नहीं जाएगा। ठीक है सर, देखिए मैंने अधिग्रहण करने वाली बात नहीं कही, मैं थोड़ा संशोधन कर दूं। मेरा कहना है कि जो विवादित स्थल है, अगर कहीं विवाद हो रहा है, विवाद के निपटारे के लिए वो मसला सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना। ठीक है सर, चलिए आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पहुंचे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कमलनाथ के बेटे भी वहां पर साथ दिखाई दे रहे हैं। बाबा की आरती भी उन्होंने की कमलनाथ के बेटे के साथ। कमलनाथ ने बीजेपी पर पहले ही अटैक किया था, बोले थे मेरे स्वागत करने से बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और अब ये तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीर, आखिर इसके मायने क्या हो जाते हैं राखी जी? क्या सियासी मायने, मतलब कमलनाथ और उनके बेटे आरती उतारते हुए धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए, कमलनाथ राजनीतिक कला के माहिर हैं, ये हम सब जानते हैं। तो वो वहाँ जो पहुँचे हैं वो अपनी राजनीतिक कला के बहुत उनके छिपे वो उद्देश्य हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ कर हनुमान की मूर्ति को और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को सामने रखना चाहते थे, इसलिए वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री और जो वो तमाम समूह जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो पूरा एक हिंदू नैरेटिव है, उससे कहीं अलग नहीं है वो और उनके वोटर्स, तो ये वो सामने रखना चाहते हैं, जिससे कि पॉलिटिकली भी वो सब एक बहुत ही बड़ा माहौल बनाकर चले। तो ये उनकी राजनीतिक हमने पिछले दिनों देखी। ठीक है गौतम लाइडी जी, लेकिन बाबा के दिल में कौन है, क्या समझ आ रहा है आपको इस तस्वीर को देख के? नहीं, ये तो बड़ा, बाबा भी राजी हो गया कमलनाथ का साथ सभा में जाने के लिए, घर जाने के लिए। उन्होंने तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो खुलेआम बोलते हैं। कमलनाथ जी तो शायद हिंदू राष्ट्र मानते नहीं है कि होना चाहिए भारत को, लेकिन ये बाबा आकर जो राजनीति है और वो इनके साथ जो लोकप्रियता है अभी बढ़ गया है, बहुत फॉलोअर्स हो गया है। इसको सारे एक वोटर्स का दिल में इसके बाबा के बारे में एक श्रद्धा है, इसको इस्तेमाल करने के लिए राजनीति से जुड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी का बाबा का भाग कोई भी नेता हो सकता है। खींचतान में कौन जीता और किसको कितना सियासी फायदा इससे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। और अगली बड़ी खबर है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, क्योंकि अगले 2.5 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में एंट्री हो जाएगी चंद्रयान की। 31 अगस्त की रात को पृथ्वी की कक्षा से बाहर हुआ है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 31 अगस्त की रात पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो चुका है और अब से 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट के बाद शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में एंट्री करेगा चंद्रयान, इस उम्मीद के साथ कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। राकेश जी, इस पर आपका कमेंट? ये एक कठिन परीक्षा जो है वो अब शाम तक सामने आ जाएगी और मुझे लगता है कि यदि दक्षिण ध्रुव में चंद्रयान का अच्छे से लैंडिंग हो जाती है तो उसके बाद चंद्रमा में आपके जो रोबोट है उसके स्थापना का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभय दुबे जी, कितनी बड़ी उपलब्धि पूरे भारत के लिए?
देखिए, इस तरह की घटना, इस तरह की उपलब्धियां जब होती हैं तो पूरे देश को काफी इससे जोश मिलता है, सभी लोग इससे खुश होते हैं और आमतौर पर इस तरह की भावना प्रबल होती है कि भाई हमारा देश प्रगति कर रहा है। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये एक उपलब्धि है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। शाम 7 बजे का इंतजार है सर, वक्त की कमी, एक ब्रेक मुझे लेना है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता किस तरीके से खतरे में आ गई। बड़ी खबर, इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार दिए गए हैं। आगरा की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कठेरिया की सदस्यता खत्म हो सकती है। तो आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा का ऐलान किया है। इटावा से बीजेपी के सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, जो दोषी करार दिए गए हैं और इसी के साथ अब 2 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है। अब कठेरिया की सदस्यता भी संकट में। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और इस वक्त आप 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान एक्सपर्ट्स के तौर पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान 5 साल के लिए अयोग्य करार दिए गए हैं। तोशाखाना केस में इमरान को सजा का ऐलान हुआ है और 3 साल की सजा हुई है। इमरान खान पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इमरान खान तोशाखाना केस में 3 साल की सजा इमरान खान को मिली। और देखिए, इमरान खान मामले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इमरान को खुफिया जगह पर रखा जाएगा। इस्लामाबाद में खुफिया जगह तैयार की गई है जहां पर इमरान खान को रखा जाएगा। जियो न्यूज के हवाले से ये खबर वहां से आ रही है। इमरान खान को अलग रखने की, खुफिया जगह पर रखने की तैयारी है। तो इस्लामाबाद में खुफिया जगह पर रखा जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल की सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। एक बड़ी मुश्किल में इमरान खान और साथ ही उनकी पार्टी भी। और गिरफ्तारी से पहले एक रिकॉर्डेड मैसेज इमरान खान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि मुझे इसकी पहले से ही आशंका थी। यह उनके लंदन प्लान का एक हिस्सा है, कार्यकर्ता शांति बनाकर रखें। तो एक पहले से ही रिकॉर्डेड मैसेज इमरान खान की तरफ से जो जारी हुआ है अब, जिसमें यह कहा गया है कि मुझे इसकी पहले से आशंका थी। जरा सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो गिरफ्तारी से पहले ही ये रिकॉर्ड किया था मैसेज जो आपने सुना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीटीआई के नेता शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पीटीआई कार्यकर्ताओं से ये अपील की गई है कि वो घरों से निकलें और इस गिरफ्तारी का विरोध करें। तो लगातार किस तरीके से देखिए अब डेवलपमेंट हो रही हैं, आपको जरा सुनाते हैं शाह महमूद कुरैशी ने और क्या कहा है। अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। और अब देखिए, खबर यह भी मिल रही है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके स्टाफ के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ओवैस नियाजी को गिरफ्तार किया गया है। ये इमरान खान के स्टाफ के ही हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनके स्टाफ के एक मेंबर बताया जा रहा है, ओवैस नियाजी जिसका नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आप सुन रहे थे शाह महमूद कुरैशी, जिनकी तरफ से एक मैसेज जारी किया जाता है। यह कहा जाता है कि आप अपने घरों से निकलें और सड़कों पर निकलकर इस गिरफ्तारी का विरोध करें। और जिस तरीके से वहां से खबरें भी आ रही हैं कि
कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो भी चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। जमान पार्क में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, रावलपिंडी में भी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया है। इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद किया गया है और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले इस बात की आशंका थी कि माहौल बिगड़ सकता है, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं, ऐसे में एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? घटिया हुकूमत के कहने पे उसने ये घटिया फैसला किया है। लानत है जज पे और लानत है सुप्रीम कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लानत है इसके ऊपर। तो देखिए, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर भी गए हैं, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। सीधे आपको लिए चलते हैं, पाकिस्तान से मेरे सहयोगी जमीर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमीर, क्या कुछ वहां से अपडेट, क्योंकि अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है, कई शहरों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके एहतजाज की खबरें आना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से जैसे आपने खुद बताया कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी कम कर दी गई है। इस वजह से हमने देखा है कि पाकिस्तान से जो कनेक्शंस हैं वो बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं और उसमें अगर आते हैं तो उसमें सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, जिस वजह से पिक्चर क्वालिटी या फिर वॉइस क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ इंटरनेट को बंद करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर आना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया है, जो उससे पहले उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था कि जब मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ तो ये वीडियो बयान जारी किया जाएगा, तो उनकी जानिब से जारी किया गया है। उस वीडियो बयान में यकीन तौर पे कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से कि वो अब रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इमरान खान के बाद के जो चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी जानिब से मैसेज दिया गया है कि इमरान खान के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से लोग सड़कों पर निकले। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे इमरान खान को सजा हुई है और उनको नायल किया गया है, तो उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अब चेयरमैन नहीं रहे, तो उनकी जगह उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि मेरी जगह शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे पार्टी को। तो शाह महमूद कुरैशी इस वक्त जानिब से। ठीक है जमीर, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल हालात हैं, क्योंकि आप इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। एहतियातन कदम सरकार भी वहां पर उठा रही है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया है और किस तरह से जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी जो खुद ही उस वीडियो में आपको सुनाई दे रहे थे, ये कहते हुए कि लोग घरों से निकलें, इस गिरफ्तारी का विरोध करें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसे जनता से कनेक्ट करने की हालांकि शुरुआत से ही कोशिश यही है। और देखिए किस तरीके से अब पाकिस्तान में हर पल बदलते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।